हेलो गाइस, दिस इज रणवीर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का टॉपिक है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। चैप्टर 6 चल रहा है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस नाम है चैप्टर का, क्लास 11 एनसीईआरटी। एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या होते हैं? देखिए, पहले तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं अर्थ के ऊपर जो भी लैंडफॉर्म्स हैं उनका स्ट्रक्चर लगातार चेंज होता रहता है, शेप उनकी चेंज होती रहती है। ठीक है, वो शेप चेंज करने की दो तरह की फोर्सेज होती हैं, एक जो अर्थ के अंदर से काम करती हैं, एक जो अर्थ के ऊपर से काम करती हैं। जो अर्थ के नीचे से, अर्थ की क्रस्ट के बेसिकली के नीचे से काम करती हैं, उनको हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर फोर्सेस काम करती हैं अर्थ के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, उनको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में, कि अर्थ के ऊपर जो अर्थ के लैंडस्केप या स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं वो कैसे आते हैं, क्या क्या फोर्सेज होती हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या कहती है इस बारे में? एनसीईआरटी कहती है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये बात तो कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि अर्थ के नीचे तो हमें पता है कि मेंटल थी, मेंटल में मैग्मा था, मैग्मा से क्योंकि थर्मल ग्रेडियंट था वहां पे, तो इस वजह से टेम्परेचर डिफरेंशिएशन था। तो इस वजह से क्या हुआ कि हीट की वजह से वहां पे प्लेट मूवमेंट हो रही है, उसकी वजह से एंडोजेनिक फोर्सेस काम कर रही है और अर्थ का स्ट्रक्चर जो नीचे से चेंज हो रहा है, प्लेट टेक्टोनिक जिसका मेन जो आउटकम है। ठीक है, लेकिन ऊपर क्या होता है? ऊपर अगर कोई फोर्स काम कर रही है तो वो कहां से आएगी? वो फोर्स जो है एंडोजेनिक प्रोसेस जो अपनी वो एनर्जी कहां से ड्राइव करेगा? ऑब्वियसली बात है, एटमॉस्फेयर से, और तो कुछ है नहीं ऊपर। अर्थ के ऊपर अगर देखा जाए तो अर्थ का स्ट्रक्चर चेंज करने लायक फोर्स, इतनी ताकत किस में हो सकती है एटमॉस्फेयर के अलावा? किसी में भी नहीं। ह्यूमंस में हो सकती है नहीं, बंदरों में हो सकती है नहीं, कुत्तों में नहीं, किसी में भी नहीं हो सकती। एटमॉस्फेयर एक ऐसी चीज है जिसमें कि इतनी एनर्जी हो सकती है जो कि अर्थ के एंडोजेनिक प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करा सके। ठीक है, डिटरमाइंड बाय अल्टीमेट एनर्जी। अभी एटमॉस्फेयर के बाद भी वो एनर्जी कहां से आ रही है? सन से, फ्रॉम द सन। एटमॉस्फेयर डिटरमाइंड बाय द अल्टीमेट एनर्जी सन एंड द ग्रेडियंट्स क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक फैक्टर। और ग्रेडियंट्स जो टेक्टोनिक फैक्टर्स ने ग्रेडियंट बनाए, क्या टेक्टोनिक फैक्टर्स का ग्रेडियंट क्या है? स्लोप। सबसे अच्छा ये देखो, ये पहाड़ है, यहाँ पे कोई पत्थर है मान लीजिए, इसमें इसके सपोज कीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इरोजन हो गया या वेदरिंग हो गई, तो इसका यहाँ से बैलेंस बिगड़ेगा, ये नीचे की तरफ लुढ़कना स्टार्ट कर देगा। क्यों लुढ़कना स्टार्ट करेगा? क्योंकि ग्रेविटी इसके ऊपर हमेशा काम कर रही है। ग्रेविटी 24 घंटे, इवन हमारे ऊपर भी ग्रेविटी काम करती रहती है। हम जरा सा फिसलेंगे तुरंत नीचे ही क्यों गिरते हैं, ऊपर क्यों नहीं गिरते? ग्रेविटी सबको पता है, ठीक है ना। सेब टूट के नीचे ही गिरा था न्यूटन के सर पे, क्यों? ग्रेविटी की वजह से। तो वही बात है कि टेक्टोनिक फैक्टर्स की वजह से ग्रेडियंट्स भी काम करते हैं। जैसे स्लोप हो गया, बाकी और भी ग्रेडियंट्स होते हैं, जैसे विंड, कहीं पे प्रेशर। ठीक है, ये सब चीजें धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलिए, अब इन ग्रेडियंट्स की बाद एक फोर्स और आती है, क्या? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इन्हीं से रिलेटेड है। क्या है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स। बताया मैंने आपको, टेक्टोनिक फैक्टर्स भी काम नहीं करते अगर ग्रेविटेशन नहीं होता। अरे स्लोप पे कोई ऊपर से कोई चीज नीचे क्यों आती है? ग्रेविटी की वजह से तो आती है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो फोर्स तो चीज, कोई भी थिंग जो है, कोई सेडिमेंट या रॉक ऊपर से नीचे क्यों ही आता? नहीं आता, कभी नहीं आता अगर ग्रेविटी नहीं होती। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स अपॉन ऑल अर्थ मटेरियल्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सभी अर्थ मटेरियल्स के ऊपर काम करती है। हैविंग ए स्लोपिंग सरफेस, जिनका भी स्लोपिंग सरफेस है। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो मेरे ऊपर ग्रेविटेशन काम कर रही है, लेकिन मुझे नीचे तरफ धकेलेगी नहीं। अगर मैं स्लोप पे खड़ा हूं और मेरा बैलेंस जरा सा बिगड़ा तो मैं तुरंत जाके नीचे गिरूंगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी स्लोप पे ज्यादा काम करती है। ठीक है, एंड टेंड टू प्रोड्यूस मूवमेंट इन मैटर ऑफ मैटर इन डाउन स्लोप डायरेक्शन। और क्या करती है? मूवमेंट प्रोड्यूस करने की उसकी टेंडेंसी है इन ऑफ मैटर के अंदर, इन डाउन स्लोप डायरेक्शन, डाउन स्लोप की डायरेक्शन में, स्लोप से नीचे की तरफ डायरेक्शन में। यहां तक समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब यहां पे क्या हो रहा है? देखिए, एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, एटमॉस्फेरिक एजेंट्स जो, एक्सोजेनिक एजेंट्स जो वो काम कर रहे हैं, ग्रेविटी भी अपना काम कर रही है, सब कुछ काम कर रहा है, सन से एटमॉस्फेयर की एनर्जी मिल रही है, वो भी काम कर रहा है, लेकिन कैसे? स्ट्रेस की थ्रू। कैसे? स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, दबाव। ये जो यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है, ये क्या हो रहा है? इसके ऊपर ग्रेविटी दबाव बना रही है नीचे आने का। स्ट्रेस
फोर्स पर यूनिट एरिया पे ग्रेविटी फोर्स लगा रही कि आप नीचे आओ, तभी तो ये नीचे आ रहा है, वरना कैसे आ जाता, नहीं आ पाता, है ना। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है फोर्स पर अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस इज प्रोड्यूस इन ए सॉलिड बाय पुशिंग और पुलिंग। अब स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस होती है सॉलिड में, बाय पुशिंग और पुलिंग, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। धक्का भी दे सकते हैं, पुशिंग और पुलिंग, ऐसे स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है। अब आगे चलते हैं। दिस इंड्यूस डिफॉर्मेशन। अब इससे क्या होगा, इससे डिफॉर्मेशन होती है। कैसे, ये बोर्ड है, सपोज कीजिए बहुत ज्यादा ताकतवर हूं और मैं इसे धक्का मारूं तो टूट जाएगा, है ना। स्ट्रेस पड़ेगी इस पर यूनिट एरिया पे स्ट्रेस पड़ेगी, फोर्स लगेगी तो टूट जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होती है, डिफॉर्मेशन होती है, ठीक है। फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द फेसेस ऑफ अर्थ मटेरियल्स आर शियर स्ट्रेस। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि जो फोर्सेस अर्थ के फेसेस पे काम कर रहे हैं, अर्थ मटेरियल के फेस पे काम कर रहे हैं, पहाड़, पत्थर, रॉक्स, इनके ऊपर जो काम करती हैं उनको हम शियर स्ट्रेस कहते हैं। शियर स्ट्रेस को एक और चीज बोलते हैं क्या, सेपरेटिंग फोर्सेस। ऐसा उनको क्यों बोलती हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो रॉक्स या कोई भी जो मटेरियल है उनको एक दूसरे से अलग करते हैं। अरे पहाड़ से पत्थर अलग कर दिया, पत्थर से सेडिमेंट अलग कर दिया, सेडिमेंट से सेडिमेंट अलग कर दिया, अलग करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ऐसा ही तो कर रहे हैं ना, इसीलिए उनको सेपरेटिंग फोर्सेस कहते हैं। यहां तक आपको समझ आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज दिस शियर स्ट्रेस दैट ब्रेक्स रॉक्स एंड अदर अर्थ मटेरियल। और ये शियर स्ट्रेस ही है जो कि रॉक्स को तोड़ती है और अदर अर्थ मटेरियल्स को तोड़ देती है छोटे छोटे टुकड़ों में, और फिर जियोमॉर्फिक एजेंट्स जो उनको एक जगह से दूसरी जगह, स्पेशली विंड और वाटर जो उनको एक जगह से, एक प्लेस से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया। एक्सोजेनिक प्रोसेस के एनर्जी कहां से मिलती है, एटमॉस्फेयर से। वो एटमॉस्फेयर में कहां से आ रही है, सन से आ रही है। उसके अलावा ग्रेडियंट जो टेक्टोनिक फैक्टर्स की वजह से बने, स्लोप। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट भी है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्स अपॉन ऑल अर्थ मटेरियल्स हैविंग ए स्लोपिंग सरफेस। टेक्टोनिक फैक्टर्स में स्लोप आ गया, लेकिन स्लोप पे भी ग्रेविटी ना होती तो स्लोप भी कुछ नहीं कर पाता। ये बात तो पता है, ग्रेविटी नहीं होती तो ऊपर से नीचे चीज नहीं आएगी, फोर्स नहीं लगेगी उसके ऊपर। सपोज कि ये पत्थर यहाँ पे ऊपर रखा हुआ है तो ग्रेविटी 24 घंटे उसको नीचे खींच रही है, इसके नीचे का मैदान जैसे हिला ये तुरंत नीचे खिसक जाएगा। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो स्लोप भी कुछ नहीं कर पाता, कोई फायदा नहीं होता स्लोप का, ठीक है। एंड टेंड टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ मैटर इन डाउन स्लोप डायरेक्शन। समझ आ गया यहां तक। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो कैसे होती है, पुलिंग और पुशिंग से प्रोड्यूस होती है। और अर्थ के ऊपर जो फोर्स स्ट्रेस काम कर रही है उसको हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं, मतलब सेपरेटिंग फोर्सेस। यहाँ पे काम आ गया, जो कि समझ आ गया यहाँ तक, जो कि रॉक्स को या अदर अर्थ मटेरियल्स को तोड़ने का काम करती है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, चलिए। चलिए, शेयर स्ट्रेस पढ़ लिया हमने। सेपरेटिंग फोर्सेस होती हैं, रॉक्स को ब्रेक डाउन कर देती हैं। शेयर स्ट्रेस तक समझ आ गया, शेयर स्ट्रेस हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। जो एटमॉस्फेरिक फोर्सेस हैं या ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं उन्होंने स्ट्रेस बनाया, उसकी वजह से क्या हुआ, रॉक्स जो ब्रेक डाउन हुए, जिसको कि हम शेयर स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा आगे, आगे कहानी क्या है। शेयर स्ट्रेस विल रिजल्ट इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्लीपेज। शेयर स्ट्रेसेस की वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। जिन लोगों को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं पड़ा, जो साइंस साइड के स्टूडेंट नहीं है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी ने एक वर्ड और लिखा हुआ, स्लीपेज, मतलब स्लिप हो जाएंगे। अरे वही है ना, स्लोप पे एक रोप रखा हुआ है, इस पे स्ट्रेस पड़ी, स्ट्रेस की वजह से इसके टुकड़े हुए, शेयर स्ट्रेस इसको बोलते हैं। तो क्या होगा, अब टुकड़े होंगे तो अपनी जगह से हिल जाएगा। जो इसने पकड़ बना रखी थी वो ढीली पड़ जाएगी ना, यहाँ पे जो सरफेस पे पकड़ बनाई थी ढीली पड़ जाएगी। तो क्या होगा, ग्रेविटी अपना काम कर रही है, ये नीचे की तरफ जाएगा तो स्लिपेज होगी, स्लिप हो जाएगा नीचे की तरफ। समझ आ गया। एंगुलर मोमेंटम नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं समझ आ रहा है, मत जाओ उसमें, याद रहे, लिख देना, नहीं याद है स्लीपेज याद रखो अपना, ठीक है। समझ आ गया। चलिए, कई लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी समझने के लिए साइंस समझना बहुत जरूरी है, इतना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। साइंस आपकी नॉलेज है, साइंस की आपको नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो काम चल जाता है, ठीक है। आईएएस बनने जा रहे हो आप, या सपोज कीजिए आप एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है जो ज्योग्राफी पढ़ रहा है उसको साइंस से उतना लेना देना नहीं होगा।
थोड़ी बहुत बेसिक चीजें मैं बता ही देता हूँ, बाकी उतनी ज्यादा जरूरत है नहीं कि आप डर जाओ या आपको साइंस का कुछ पढ़ना पड़े। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। अब बिसाइड्स ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, ये तो हमने पढ़ लिया कि ग्रेविटेशन की वजह से स्ट्रेस होता है, शेयर स्ट्रेस होता है। अर्थ मटेरियल्स बिकम सब्जेक्टेड टू मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस, अर्थ मटेरियल्स में मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस भी होती है। वो कैसे? ग्रेविटेशनल स्ट्रेस मतलब ये यहाँ पे रखा हुआ है और ग्रेविटी इस पर फोर्स लगा रही, नीचे की तरफ खींच रही है पूरे के पूरे मैटर को, ये तो ठीक है, समझ आ गया ग्रेविटेशनल स्ट्रेस। लेकिन कभी कभी इस रॉक के अंत में मॉलिक्यूल्स ही एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो नंबर ऑफ फैक्टर्स की वजह से होता है। दैट मे बी कॉज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स अमंग्स्ट विच टेम्परेचर चेंजेस, क्रिस्टलाइजेशन एंड मेल्टिंग आर मोस्ट कॉमन। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रेस जो होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं एक मटेरियल के अंदर, उसमें कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट कारण है उसमें टेम्परेचर चेंजेस है। टेम्परेचर चेंज होने पे ऐसा होता है, क्रिस्टलाइजेशन पे ऐसा होता है, क्रिस्टलाइजेशन मैंने बताया रॉक्स में होता रहता है, और रॉक अगर मेल्ट हो जाए तब भी ऐसा हो जाता है। तो बेसिकली ये टेम्परेचर चेंजेस की वजह से ही होता है। क्रिस्टलाइजेशन भी टेम्परेचर चेंजेस की वजह से होता है और मेल्टिंग भी टेम्परेचर चेंजेस की वजह से होती है। तो ज्यादातर केसेस में मॉलिक्यूलर स्ट्रेस जो वो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से ही आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक चीज और आ गई, यहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब क्या होता है कि जो रॉक्स या मटेरियल्स हैं अर्थ के सरफेस पे, उनका कभी ना कभी किसी दूसरे केमिकल से भी तो एक्सपोजर होता है, होगा। जब केमिकल से एक्सपोजर होगा तो उनमें से रॉक्स जो होते हैं, हमने पढ़ा था कि रॉक्स जो एक नहीं कई तरह के मिनरल से मिलकर बने होते हैं। तो उनमें से कोई एक ऐसा मिनरल होगा जो किसी केमिकल से रिएक्ट कर ले। सपोज कीजिए यहाँ पे एक रॉक है, ये इधर से केमिकल के एक्सपोजर हुआ, तो ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि कोई जो केमिकल है मान लीजिए एक्स, वो सिर्फ इतने हिस्से में पाया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। वो मान लीजिए रॉक है, तो इसमें यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। अब इसका ये हमारा केमिकल एक्स है, ये मिनरल एक्स है, इसका इस पे एक्सपोजर हुआ केमिकल वाई का। वाई ने जब इस मटेरियल के ऊपर जब इसका एक्सपोजर हुआ तो ये एक्स को अपने साथ ले गया। वो तो हो गई, होना ही था। तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स की जगह खाली बच जाएगी। कई बार आपने पत्थर देखे, उनमें छेद छेद होते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं, केमिकल प्रोसेस की वजह से, केमिकल एक्सपोजर की वजह से। इसका एक रीजन हम पढ़ने वाले हैं, कास्ट टोपोग्राफी। आगे मैं लिख के बताता हूँ, कास्ट, KARST, कास्ट टोपोग्राफी मतलब कास्ट लैंडफॉर्म्स होते हैं वो, उनमें क्या होता है, वो रॉक्स या लैंडफॉर्म्स ही होते हैं, रॉक्स ही होते हैं, उनमें बीच में लाइमस्टोन होता है। और वो रॉक्स जब पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो लाइमस्टोन तो पानी में डिसोल्व होकर चला जाता है पानी के साथ, उनमें बीच में छेद जगह बन जाती है। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं, मैंने बता दिया ऐसी बस आपको एकदम। ठीक है, चलिए। तो केमिकल प्रोसेस भी होते हैं, केमिकल प्रोसेस का एग्जांपल मैंने दे दिया। नॉर्मली लीड टू लूजनिंग ऑफ बॉन्ड्स, जनरली उनसे क्या होता है, बॉन्ड्स लूज हो जाते हैं। मिनरल्स तो एक दूसरे से अटैच है, ये दो मिनरल्स हैं, एक बाहर से केमिकल आया, इन भाई साहब ने उस केमिकल का रिएक्ट कर लिया, ये चले गए। अब ये अकेला ढीला हो गया कि नहीं हो गया, इसके बॉन्ड्स जो होंगे लूज हो जाएंगे, है ना। लूजनिंग ऑफ बॉन्ड्स, डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्युबल मिनरल्स, सॉल्युबल मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया लाइमस्टोन वाला। एंड और सीमेंटिंग मिनरल्स, कई बार सीमेंटिंग भी हो जाती है। कई बार क्या होता है, ऐसे केमिकल के साथ एक्सपोजर में हो जाते हैं कि जो मटेरियल मिट्टी हो वो सीमेंट बन जाएगा, रॉक बन जाएगा, पत्थर हार्ड बन जाएगा, ऐसा भी हो जाता है कई बार। ठीक है, दस द बेसिक रीजन दैट लीड्स टू वेदरिंग, तो जो बेसिक रीजन जिसकी वजह से वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन होता है, इज डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस इन द बॉडी ऑफ अर्थ मटेरियल। तो यहां तक जो हमने पढ़ा है उससे हमें पता चला कि अर्थ के ऊपर वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन जो होता है उनका मेन रीजन क्या है, स्ट्रेस उन मटेरियल्स में, अर्थ मटेरियल्स में स्ट्रेस। ठीक है, अब वो स्ट्रेस किसी भी टाइप की हो सकती है, ग्रेविटेशनल भी हो सकती है या दूसरी भी हो सकती है। ठीक है, केमिकल प्रोसेस की वजह से भी स्ट्रेस प्रोड्यूस हो सकती है, मॉलिक्यूलर भी स्ट्रेस भी हो सकती है। ठीक है, ये दो तीन टर्म्स है यहाँ पे, वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन, इनके बारे में बता चुका हूं। वेदरिंग मतलब कोई जो मटेरियल है या रॉक है उसका अपनी ही जगह पे डिसइंटीग्रेशन हो जाना, टुकड़ों टुकड़ों में बट जाना, उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। उस टुकड़े का जो टुकड़ों में हो चुका है वेदरिंग के बाद, वाटर, जनरली जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं, स्पेशली वाटर और विंड, उनको कैरी ऑन करके आगे कहीं और ले जाते हैं, उसको हम इरोजन बोलते हैं। ठीक है, और मास मूवमेंट का मतलब होता है कि पूरा का एक रॉक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन का अपनी जगह से चला जाता है आगे, उसको हम मास मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया, ये मैंने टर्म्स आपको जानबूझ के क्लियर कर दी ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। अब आ जाते हैं, एक बात लिखी हुई एनसीईआरटी में
कि टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर द टू इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स दैट कंट्रोल वेरियस प्रोसेसेस। कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन ऐसे दो इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हैं जो कि वेरियस प्रोसेसेस, ऑब्वियसली जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर आपको पता ही है, हीट कम ज्यादा होना। प्रेसिपिटेशन का मतलब बेसिकली पानी गिरना, रेनफॉल भी हो सकती है, स्नोफॉल भी हो सकती है। ठीक है, ओले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर के। चलिए, थैंक यू। चलिए आगे एनसीईआरटी क्या कह रही है। एनसीईआरटी बोल रही है ऑल द एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, जितने भी एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं आर कवर्ड अंडर ए जनरल टर्म डिन्यूडेशन। क्या होता है, जितने भी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं एक्सोजेनिक, उनको लिए हमने एक पर्टिकुलर टर्म बनाई हुई है। क्या, उसको हम बोलते हैं डिन्यूडेशन। ठीक है, क्या मतलब इसका डिन्यूडेशन का, आगे बताते हैं। द वर्ड डिन्यूड मीन्स टू स्ट्रिप ऑफ और अनकवर। क्या मतलब होता है इसका, स्ट्रिप ऑफ करना या अनकवर करना। मतलब सपोज करो ये एक पत्थर है, या ये मान लीजिए ये पत्थर है, इसके ऊपर जियोमॉर्फिक एजेंट्स ने अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी, स्ट्रेस डालना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसकी ऊपर की लेयर जाएगी, साइड से जाएगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सीधा जाके इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, 4 टुकड़े हो जाएंगे, नहीं, पहले इसकी ऊपर की लेयर जाएगी, फिर नीचे की जाएगी, फिर उसके नीचे की लेयर्स में होगा। पहले पत्थर बड़ा होगा, धीरे धीरे करके छोटा हो जाएगा। ऐसे ही हमने पहाड़ों के बारे में देखा, पहाड़ क्या होता है, पहले लंबे होते हैं, डिन्यूडेशनल प्रोसेस की वजह से छोटे हो जाते हैं, जैसे अरावलीज, ऐसे ही होगा। तो अनकवर होना मतलब एक एक परत दर परत वो अनकवर होता रहता है रॉक या अर्थ मटेरियल। समझ आ गए, इसलिए उसको हम डिन्यूड बोलते हैं। समझ गए यहां तक, चलिए आगे चलते हैं। वेदरिंग, मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर इंक्लूडेड इन डिन्यूडेशन। डिन्यूडेशन में क्या क्या आते हैं, डिन्यूडेशन में कौन कौन से ये जो प्रोसेस है इसमें क्या क्या आ जाता है। वेदरिंग आती है, मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग आती है, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इरोजन होता है, ये पता है आपको शायद। ठीक है, तो ये हमने डिन्यूडेशन में कवर किया। डिन्यूडेशन की डेफिनेशन कभी आती है इसके बारे में पूछता है, तो ये 4-5 बातें आपको पता होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है और इसमें कौन कौन से प्रोसेस कवर होते हैं। ठीक है, समझ आ गया, चलिए आगे करते हैं। द फ्लो चार्ट, अब एनसीईआरटी में फ्लो चार्ट दिया हुआ है, गिव्स द डिन्यूडेशनल प्रोसेस एंड देयर रेस्पेक्टिव ड्राइविंग फोर्स। अब डिन्यूडेशनल प्रोसेस हमने पढ़ लिया, कौन कौन से, वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन है। ठीक है, इनकी फोर्सेस भी तो होंगी, इनके ऊपर स्ट्रेस पड़ रही है, तो वो कहां से आ रही है, वो कौन सी है, वो इसके बारे में तो पता होना चाहिए ना। हर प्रोसेस की अलग ड्राइविंग फोर्स है, अलग ड्राइविंग मैकेनिज्म है। क्या है वो हम पढ़ चुके हैं अब तक, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में देख लेते हैं, चार्ट की फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे क्या बता रहा है, प्रोसेस, पहले ऊपर प्रोसेस लिखा हुआ है, ये प्रोसेस की लाइन है, कौन कौन से प्रोसेस है, नीचे उनके ड्राइविंग फोर्स दी हुई है। जैसे कि प्रोसेस हमारा पहला वेदरिंग, वेदरिंग के लिए ड्राइविंग फोर्स कौन कौन सी है, ग्रेविटेशनल या मोलिकुलर स्ट्रेसेस है या केमिकल एक्शंस है। ये हमारी वेदरिंग की फोर्सेस दी हुई है, ड्राइविंग फोर्सेस। नेक्स्ट समझ आते हैं मास मूवमेंट पे। मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग भी बोल देते हैं इसको। मास मूवमेंट और मास वेस्टिंग की फोर्स कौन सी है, ड्राइविंग फोर्स, इसकी भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। इस पे भी ज्यादा जो इंपैक्ट करती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही करती है। नेक्स्ट हमारे आता है इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन। इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन की जो हमारी ड्राइविंग फोर्स कौन सी है, वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पता ही आपको, सबको पता होगा, 6th 7th 8th में पढ़ी होगी आप लोगों ने। ठीक है, तो इरोजन की ड्राइविंग फोर्स है काइनेटिक एनर्जी। हर प्रोसेस की अपनी अलग ड्राइविंग फोर्स है। ऐसा नहीं है कि बाकी काम नहीं कर रही हैं, बाकी भी काम करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट इस फोर्स का, इसकी वजह से वेदरिंग हुई है, इसकी वजह से मास मूवमेंट हुई है, इसकी वजह से इरोजन हुआ है। समझ आ गया। अब क्या है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक्सोजेनिक प्रोसेस जो है ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो मैं इसको क्या करूँ, मैं इसको 2 पार्ट से पढ़ाता हूँ। एक पार्ट तो आज खत्म हो गया, बाकी जो इसका जो बाकी जो बचता है, इस टॉपिक का जो कंटेंट बचता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। वो ज्यादातर रिलेटेड है क्लाइमेटिक रीजन से लेकर, अलग अलग क्लाइमेट में जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से होते हैं, वो क्या होता है, उससे रिलेटेड है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा। तब तक इस वीडियो को देखिए, जितने से बताया उसको पढ़िए, कुछ समझ ना आया तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।